आइए बढ़ते आगे और अब तैयार है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमान विकास सेठी साहब और साथ ही राजेश पालिया जी, दोनों का करते हैं स्वागत। पालिया साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों एक करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 100 डे 200 मूविंग एवरेज के वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने जिस तरीके से रिकवरी दी है, हमें लगता है ये स्टॉक को वापस बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेशन इसमें वीकली और मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। आज की रिकवरी काफी एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे देते हुए दिख रही है। 413 ऑलरेडी अब इसमें भाव हो चुका है, तो हमें लगता है ये स्टॉक पे यहाँ से बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और हम मान के चल रहे हैं 470 480 तक की अपसाइड ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। तो बीडीएल को बाय करना है, वॉलेटिलिटी में डिप्स में इसको ऐड करें, 375 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए 10 की कमाई में भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल खरीदारी करने की राय। 375 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और ओह 410 हो चुका है, क्या बात है। स्टॉक तो आज रिकवर गजब के करते हुए दिख रहे हैं। टारगेट ऊपर का रखना है आपको 470 से लेकर 480 के, इसके लिए खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और सेठी साहब से भी पूछ लेते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा हूं बट कन्विक्शन वाला आइडिया है इसलिए, और बाकी इस गिरावट में स्टॉक में करेक्शन भी हुआ है तो उस लिहाज से अच्छा लगने लगा वापिस से, मतलब अच्छे लेवल्स आ गए जहां पे खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि अभी 170 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, जिस तरह से हमने इनके तिमाही नतीजे देखे, बाकी भी अपडेट्स देख रहे हैं और आज कोइंसिडेंटली पूरा रियल एस्टेट सेक्टर ही वापस से रिकवर कर रहा है। जैसे डीएलएफ जो फ्रंटलाइन एफएनओ वाले काउंटर्स है वहां पे भी अच्छी तेजी देखी जा रही है। डीएलएफ में, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी में भी मुझे लगता है आईवी रियल एस्टेट को करंट लेवल्स पे जो 170 के लेवल है यहाँ पे खरीदना चाहिए। इस स्टॉक को मैंने दिवाली वाले दिन भी मेरी दिवाली पिक्स के तौर पे रिकमेंड किया था। इसकी भी रीरेटिंग होने के पूरे ही चांसेस है। चांसेस क्या है, रीरेटिंग होनी है बिकॉज ये कंपनी दिसंबर में लगभग इसका ये एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर हो जाएगा, जिसके बाद एक रीरेटिंग मुझे लगता होगी। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर फोकस में है, जिस तरह से होम लोन की दरें 6.5-7% पे है, जो कि लोएस्ट है पिछले कई डिकेड्स में, और बाकी सरकारों ने भी कई इंसेंटिव्स दिए हैं और इस कंपनी के भी नतीजे भी अच्छे थे। और एक बार एम्बेसी ग्रुप के साथ जो मर्जर हो जाएगा उसके बाद एम्बेसी ग्रुप की हिस्सेदारी हो जाएगी अराउंड 44.9%, ब्लैकस्टोन ग्रुप की 19.1%, और जो पुराने प्रोमोटर्स हैं उनके बाहर निकलने के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा चलना चाहिए। 250 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो 250 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी आपको करनी चाहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये है आपके लिए काउंटर जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। 250 का टारगेट अनिल जी के भी रेडार पर रहा है और 250-300 के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पर अनिल जी के लिए भी, अनिल जी से भी आपके लिए इस काउंटर पर आए हैं। आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स लें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इस बीच एक बार जरा विक्स पर भी डालिए नजर। थोड़ा ऊपरी स्तरों से विक्स भी कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है। 10% ऊपर था विक्स, वहां से आप कूल ऑफ करके देखें तो सिर्फ और सिर्फ अभी 2-2.5% ही ऊपर आपको दिख रहा है। तो काफी ज्यादा कूल ऑफ बाजार में हुआ है विक्स का, वॉलेटिलिटी भी संभली हुई है। आइए जैन साहब 10 की कमाई का आइडिया लेंगे। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, सैक्सॉफ्ट, SAKSOFT, सैक्सॉफ्ट, और ये स्टॉक मैं काफी निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं और अभी भी मुझे बहुत कन्विक्शन आता है ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स में गजब का इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट का मतलब हर क्वार्टर पे और बेहतरीन किए जा रहा है। और देखिए फिनटेक की बातें खूब हो रही है, इवन हमारे रेगुलेटर्स भी फिनटेक के ऊपर काफी रेगुलेशंस ला रहे हैं, तो इंडिया की वजह है, बट इनका जो काम है वो ज्यादा यूएस में, यूएस के जो मिड टियर कंपनीज है उनको बहुत अच्छे से कैटर करती है। और वैसे 14 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कंपनी अपना काम करती है और 1250 से ज्यादा एम्प्लॉइज है। 1999 से कार्यरत है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, IoT, क्लाउड, बिजनेस इंटेलिजेंस ये सर्विसेज देती है। तो मुझे काफी ग्रोथ दिखती है इस पूरे सेक्टर में, और कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी पूरी फोकस रहती है, मतलब काफी सारे स्टार्टअप्स को कंपनी ने एक्वायर किया है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ और जो फंडामेंटल्स है, अब उनकी अगर एक बात करें तो आप ये देखिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया,
और इन कंपनियों में ये भी डर खत्म हो जाता है कि जीरो डेट कंपनी है, आईटी स्टॉक्स वैसे थोड़े डेट्स खाली 14 करोड़ का है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैल्यूएशन भी बहुत महंगे नहीं है, 19-20 के पी मल्टीपल भी स्टॉक काम करे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, और मैं देख रहा था ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ की जो कैगर है पिछले 3 साल की 28% की है, और ऊपर के लेवल से थोड़ा स्टॉक अभी करेक्टेड है, तो मुझे इसलिए और बढ़िया लग रहा है। और आज भी पहले तो रेड में ही था बट अब रेकमेंड करते करते ऊपर गया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स मतलब लास्ट क्वार्टर में दिया था जून में, सितंबर में भी बहुत बढ़िया है पिछले सितंबर के मुकाबले, एंड पूरे टीटीएम बेसिस पे इट इज एट वन ऑफ द बेस्ट दिस थिंग ईयर्स। तो इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जाए, और 1200 का थोड़ा मैं बड़ा टारगेट दे रहा हूं। 1200 का टारगेट आपके लिए आते हुए दिख रहा है इस समय सैक्सॉफ्ट। बढ़िया कंपनी बढ़िया है। action हाँ, है। कंपनी बढ़िया है। और एक्चुअली इस कंपनी के बारे में एक बार कहूंगा, हमने 2-3 बार इसको सोचा कि एसआईपी स्टॉक में इसको जी। कवर करना चाहिए, लेकिन कभी भी वो मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि थोड़ा बस सस्ता हो जाए, वैल्यूएशन थोड़ा कम, वो होता ही नहीं, वो भागते ही जाता है। मतलब वो वैसा स्टॉक है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जैन साहब जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। जैन साहब टारगेट कितना? 1200 रुपए का। 1200 रुपए का। और अनिल जी आप बहुत सही कह रहे हैं, देने के पहले मैंने भी ये बात सोची थी कि क्या करे, कोई स्टॉक को अगर आप 400 रुपए से देते हुए भी आज 1100 में भी दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस में सबका इंप्रूवमेंट, और जिस सेगमेंट में ये है बहुत जबरदस्त डिमांड है वहां पे, और ये आईओटी, क्लाउड, बिजनेस इंटेलिजेंस और यही चल रहे, और फिनटेक, तो ये न्यू चेन आईटी कंपनी है, इसलिए मेरे को और ज्यादा भरोसा है। टारगेट छोटा नहीं है। जरा एक बार पूछता हूँ, सेठी साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। सेठी साहब, सेक्सॉफ्ट पर आपकी राय? बिल्कुल अनिल जी, इस स्टॉक को मैंने भी कई बार अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पे रिकमेंड किया, और हर बार इसमें बहुत अच्छे अपसाइड और रिटर्न्स बने हैं। अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है ये जो संदीप ने टारगेट दिए थोड़े कंजर्वेटिव है। मुझे लगता है अगर आपका 6 से 9 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है 1350-1400 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में आ सकते हैं। 1350-1400 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि मुझे याद था कि आपने कई बार रिकमेंड किया, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जरा पूछा जाए सेठी साहब से भी। आइए बढ़े आगे, उससे पहले जल्दी से एक बार राजेश जी से उनकी पोजिशनल पिक ले ली जाए। राजेश जी बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी वेलकॉर्प। ये स्टॉक का अगर सेटअप देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है इतने वॉलेटाइल मार्केट में, और मार्केट में जो करेक्शन था ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जिस तरीके से इसके डेली वीकली सेटअप है और जो ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे देखने को मिला, हमें लगता है शॉर्ट पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 210 से 220 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक पे आते हुए दिख सकती है। तो वेलकॉर्प बाय करने की सलाह रहेगी। 171, 166 ये बाइंग रेंज रहेगी। 155 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट 210 से 220 तक। ओके, तो 155 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें वेल्सपन कॉर्पोरेशन, यह है आपके लिए राय। बंसल जी और सुमित जी की तरफ से रिकमेंडेशन में भी था फ्राइडे को, और बाजार में भी इसने होल्ड आउट किया है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सेठी साहब भी अपनी पोजिशनल पिक्स बताएंगे, और फिर शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है, और कुछ और एक्शन भी आपके लिए है तैयार। 2 मिनट में लौटेंगे। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में राजेश जी को पसंद है बीडीएल और वेल्सपन कॉर्प पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आइए सेठी साहब से पूछते हैं उनकी पोजिशनल पिक। लॉन्ग टर्म के लिए सेठी साहब ने पसंद किया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को। बताएं सेठी साहब, आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरी आज की पोजिशनल पिक है वो एक सीमेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जय ने भी रिकमेंड किया है। स्टॉक का भी प्राइस चल रहा है 645-46 रुपए का। एक बहुत ही सॉलिड क्वालिटी की सीमेंट कंपनी है, और सीमेंट एज ए सेक्टर अच्छा लग रहा है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग से एक जबरदस्त डिमांड सीमेंट पूरे सेक्टर को दिख रही है। और विद इन द सेक्टर ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। आपके अच्छे मार्जिन है, मतलब कंपेयर टू पीयर्स मार्जिन अच्छे हैं। फिर कंपनी का अच्छे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, और फिर डेट रिडक्शन पे पूरा फोकस है। और सितंबर क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, और मुझे लगता है जिस तरह से सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में परफॉर्म करना चाहिए, इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 675 रुपए का, और 630 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 675 टारगेट, 630 स्टॉप लॉस, ये है राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से जीके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी करने की। पालिया साहब से भी ले उनकी शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब ने बीडीएल लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर चुना है। वेल्सपन कॉर्प उनकी पोजिशनल पिक है। पालिया साहब बताएं शॉर्ट टर्म पिक।
शॉर्ट टर्म पिक रहेगी सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, लेकिन पिछले वीक में जिस तरीके से इसमें एक्शन था, और अगर हम डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो एक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से बाय करना चाहिए। 1212 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे 1180 के आसपास का, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल बना है तो ये स्टॉक अटेम्प्ट करेगा अपने 50 डी मूविंग एवरेज के आसपास तक मूव करने की, जो कि आता है करीब 1350 के आसपास। तो हम यहाँ पे इसमें 1350 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में। तो सोलारा एक्टिव बाय करना है 1180 के स्टॉप लॉस से 1350 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो 1350 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें सोलारा एक्टिव। ये है आपके लिए काउंटर जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बढ़िया मूव आ रही है। कुछ और काउंटर्स में भी नजर रखिए। यहाँ पर जो पेटीएम की रिकवरी है वो भी काफी स्ट्रांग रही है, तो अच्छा। ये तो प्रॉफिट पे ट्रेड नहीं होता ना, रेवेन्यू पे ट्रेड। रेवेन्यू 63% रेवेन्यू बढ़ के आया, उसी से काम हो गया। तो चलिए, ये है आपके लिए स्टॉक। लेकिन 10 की कमाई में कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए तैयार हैं। विश्वेश जी बताएं सर, आपका 10 की कमाई का शेयर। देखिए अनिल जी, काफी टाइम से मशक्कत करने के बाद एक स्टॉक निकला है। मैं रियल एस्टेट पे एज अ होल काफी बुलिश हूं, और मुझे लगता है अनिल जी कि आने वाले कुछ सालों के लिए रियल एस्टेट काफी अच्छा करेगा। तो रियल एस्टेट में ही एक स्टॉक है जो मैंने पसंद किया है, और स्टॉक का नाम है पूर्वांकरा। मैंने आगे भी रिकमेंड किया था, हमारे टारगेट्स हो गए थे। उसके बाद अब पुल बैक भी आया है, 165 टू 136 आया है। मुझे लगता है ये पुल बैक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ 120 के स्टॉप लॉस से पूर्वांकरा को खरीदना चाहिए। 165 180 के अपसाइड में टारगेट होंगे। मुझे लगता है कि अनिल जी रियल एस्टेट का अपसाइकल आने वाला है, और ओवरऑल अगर आप जनरल कंसेंसस डिस्कशन करोगे तो आपको ये समझेगा कि शायद डिमांड जो है वो वापस आ रही है। तो पूर्वांकरा मेरी ओर से 10 की कमाई का रहेगा स्टॉक, 120 के स्टॉप लॉस से 165 180 के टारगेट। आपने आगे भी रिकमेंड किया है ये स्टॉक पूर्वांकरा, हाँ विश्वेश जी? जी सर, मैंने पहले रिकमेंड किया था 120-30 के आसपास, 165 का टारगेट था, वो अचीव हो गया था। उसके बाद पुल बैक आया है। तो आगे रिकमेंड किया है, पहले किया पीछे? अनिल जी आपके साथ तो मतलब नहीं, मतलब फ्यूचर का अभी से बता रहे हो तो अलग बात है। मुझे आपके जोक इतना हाई लेवल होते कि अनिल जी मुझे समझने में भी टाइम लग गया। नहीं, मेरे जोक के लिए इतने अच्छे नहीं है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप अपना देखो। चलिए, पूर्वांकरा में खरीदारी करने की राय है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। 120 का स्टॉप लॉस लगाइए, 165 और 180 के टारगेट के लिए। आइए, तैयार है कुणाल जी और राकेश जी 10 की कमाई का स्टॉक बताने के लिए। बताएं सर। ठीक है अनिल जी, 10 की कमाई के स्टॉक से पहले मैं अनिल जी ये बता सकता हूं कि विश्वेश जी आगे चल के क्या करने वाले हैं, आगे की बात कर रहे हैं तो। हाँ बताओ। देखिए अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम अगर आप ध्यान दें तो विश्वेश जी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात करते थे। फिर अनिल जी आया डेल्टा वेरिएंट, और आपने अनिल जी विश्वेश जी से काफी टफ सवाल पूछे थे डेल्टा वेरिएंट पर। उसके बाद उन्होंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे बातचीत बंद कर दी, और अब अनिल जी दोबारा से कोविड का नया वेरिएंट आया है, और सुबह से आपकी पूरी तैयारी है कि विश्वेश जी हिट विकेट हो जाए। तो अनिल जी मुझे लग रहा है विश्वेश जी सब कुछ छोड़ के कहीं हिमालय पे ना चले जाए अनिल जी। ना, मैं किसी को भी इतना परेशान भी नहीं करता कि वो छोड़ के चले जाए। ऐसा भी नहीं है, मुझे बैलेंस बनाना बिल्कुल आता है। बंसल जी, आप गए क्या अब तक छोड़ के? सबसे ज्यादा तो आप ही को करता हूँ। इसलिए चिंता न करें। बताए दीपिक। देखिए जी, आज का जो हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है, इसको हमने पहले 95 के अराउंड रिकमेंड किया था। अभी 146 के अराउंड चल रहा है, तो 134 135 के अराउंड मिलता है, तो उन स्तरों पर निवेश की राय है। स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली 90-95 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं। 175 से लेकर 200 के टारगेट थे, तो 175 को हटा रहे हैं। 200 रुपए के एक मुश्त टारगेट के लिए गिरावट पे यहां निवेश करें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जबरदस्त चार्ट है अनिल जी एससीआई का, शिपिंग कॉर्पोरेशन का। इसको पिछले सप्ताह भी हमने कवर किया था, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो जैसे राकेश जी ने कहा कि 200 रुपए का हमारा टारगेट है, गिरावट में धीरे धीरे करके खरीदना है। 200 रुपए का टारगेट रखें। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 130 रुपए के आसपास नीचे नजर आता है, तो जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, और ऊपर 200 रुपए के लक्ष्य के लिए एससीआई में खरीदारी कराएं।
तो 200 रुपए के टारगेट के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन इस पर करनी है खरीदारी। डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है ये काउंटर। आइए एक और छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैनेजमेंट से भी करनी है चर्चा। न्यूज सीरीज में 2 खास मैनेजमेंट होंगे हमारे साथ, बस 2 मिनट में लौटेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन आज से शुरू होने जा रहा है और आप देख रहे हैं ये ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आती हुई दिख रही है संसद भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं वहां पर। और इनमें से मैं अरविंद राम मेघवाल साहब को पहचान सकता हूं जो बीकानेर से हैं और जो उनकी वेशभूषा ऐसी है कि दूर से वो पहचान में आते हैं। हमेशा वो राजस्थान की जो पगड़ी है, पाग जिसे कहते हैं, वो लगाए रहते हैं, तो इसलिए दूर से पहचान में आ जाते हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे संसद के शीतकालीन सत्र में और आइए सीधे सुनते हैं क्या कहना है प्रधानमंत्री जी का। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार
हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपये की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतरीन सत्र साबित हो संसद का, जिसमें कामकाज हो, मुद्दों पर बहस हो, लेकिन संसद की गरिमा के साथ, ये कहना है प्रधानमंत्री का, क्योंकि देश मना रहा है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, 75वां साल यानी कि अमृत महोत्सव। और इस बीच बाजार हरे निशान में आपको कारोबार करते हुए आएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी पर, बैंक निफ्टी जरूर अभी भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे न्यूज पर यूज में, लेकिन उससे पहले सेठी साहब तैयार है अपनी एक शॉर्ट टर्म पिक के साथ एसपीएल मिड कैप्स में। सेठी साहब ने भारत डायनेमिक्स और माफ कीजिएगा आईबुल रियल एस्टेट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, इन दो स्टॉक्स पर दी है अपनी राय। सेठी साहब बताएं शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, एक यूके बेस्ड एमएनसी स्टॉक है, कंपनी का नाम है वेसुवियस। ये रिफ्रैक्टरी गुड्स बनाने के लिए ग्लोबली जानी जाती है। कंपनी कैटर करती है फाउंड्रीज को, आयरन स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ग्लास और सोलर इंडस्ट्री को। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जिसके सितंबर तिमाही के नतीजे भी बहुत दमदार थे। 19 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। वेसुवियस ग्रुप जो यूके का है, वो अराउंड 55% स्टेक ओन करता है। बाकी एफआईआईज, डीआईएज अराउंड 24% स्टेक ओन करते हैं, जिनमें एचडीएफसी, निप्पॉन, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये प्रोमिनेंट है। और इसके अलावा इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति साहब है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट आर्म है कैटामरान एडवाइजर्स, वो भी अराउंड 1.54% स्टेक इसमें ओन करती है। स्टॉक मुझे करंट लेवल से अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट रहेगा 1265 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1210 रुपए।
ओके, तो वेसुवियस इस पर आपको करनी है खरीदारी। सेठी साहब की तरफ से आपके लिए आ रही है शॉर्ट टर्म पिक। तो सेठी साहब, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जेके लक्ष्मी सीमेंट और वेसुवियस, ये है उनकी आज के लिए बेहतरीन कॉल्स। पर आइए, और कहां पर खरीदारी चल रही है, और ये इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे पास है, क्योंकि वैसे तो हम देख रहे हैं पिछले महीने 2 महीने से एफआईएस का बिकवाली का रुझान है, बट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नहीं हो रही है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो इस माहौल में भी आपको एफआईएस में की तरफ से खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो कौन से हैं ये सेक्टर, कौन से हैं ये कुछ स्टॉक्स, आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण की तरफ से। वरुण बताइए, कहां पर है इस बिकवाली के माहौल में उनका खरीदारी का मूड? तो डेफिनेटली देखिए, लिंक सही तो बनाया? एकदम सही है। नहीं एकदम परफेक्ट है। बिकवाली वाला होगा। 4 बार चेक करने के बाद बनाया। खरीदारी भी कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। पुट तो नहीं? नहीं, पुट नहीं है। बिल्कुल कैश में खरीद रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है, फिर तो सुनना पड़ेगा भाई। डेफिनेटली, जो जिस टीम पे हमें भरोसा था उसी टीम पे इनको भी भरोसा है, वहां नहीं बेचेंगे ये। अच्छा, अनलॉक और कंजम्पशन, अच्छा, ये वो थीम है जहां पे एफआईएस को भरोसा है। और बेसिकली अक्टूबर और नवंबर के आधे महीने में इन्होंने ये पूरा स्पेस है जहां पे खरीदारी की है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों में करीब 50-55 हजार करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस कर चुके हैं, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में अनलॉक और साथ ही कंजम्पशन से जुड़े जो स्पेस है उसमें एफआईएस ने करीब 8,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो की है। सिर्फ यही नहीं, अनलॉक से जुड़े जो स्टॉक्स है उसमें इनका जो कुल एयूएम है उसमें करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेक्टर के एयूएम में करीब 33% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट रिटेल सेक्टर पे जो इनका वेटेज था मल्टी इयर्स हाई पे पहुंच चुका है। इस तक कन्विक्शन इनका रिटेल सेक्टर पे है। तो कितना निवेश इन्होंने किया है रिटेल सेक्टर में? पिछले 1.5 महीनों में करीब $66 करोड़ यानी करीब 4,500 करोड़ के आसपास का निवेश इन्होंने किया है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी, ये एक स्पेस है जो कि पसंद आ रही है एफआईएस को, जहां करीब $37 करोड़ के आसपास यानी कि 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास का निवेश जो है यहाँ किया गया है। टेक्सटाइल और अपैरल में $8 करोड़ के आसपास, एयरलाइन में इन्होंने करीब $4 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, और होटल और टूरिज्म यहाँ पे करीब $3 करोड़ के आसपास की खरीदारी की गई है। तो ये वो टॉप 5 सेक्टर्स है जिसमें एफआईएस ने खरीदारी की है। वैसे तो 55,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, लेकिन 8,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है कंजम्पशन और अनलॉक रिलेटेड स्टॉक्स में इन्होंने पिछले 1.5 महीने में की है। अच्छा, तो अनलॉक थीम पर भरोसा है तो फिर बेच क्यों रहे? अगर इतना भरोसा है अनलॉक थीम पे तो कोविड के चक्कर में बेचे जा रहे हैं। इनको भी अंदाजा नहीं होगा अनिल जी, ये नया वेरिएंट आ जाएगा तो इसके लिए बेच रहे होंगे। हे भगवान। तो चलिए, एफआईएस गिरते बाजार में भी कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और ये सारे थीम्स हैं जो खरीदारी की तरफ आती हुई दिखे। शुक्रिया वरुण, ये बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रेरी रिसर्च लेकर आने के लिए। नहीं तो मैं सोचा था कि आप वो लाओगे कि एफआईएस कहाँ बेच रहे हैं, लेकिन कहाँ खरीद रहे, ये भी जानना इंटरेस्टिंग है। आइए, अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। और आज हाल ही की लिस्टेड कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल, जो कि शुक्रवार को हुई थी लिस्ट, टारसन्स प्रोडक्ट्स। पहले कंपनी की जानकारी ले लें। टारसन्स प्रोडक्ट्स 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर लैब में काम आने वाले सारे इक्विपमेंट्स बनाती है अलग अलग तरीके। और ये जाहिर सी बात है कि लैब के इक्विपमेंट्स में हैं तो सारी फार्मा कंपनियों में काम आते हैं, डायग्नोस्टिक कंपनियों में काम आते हैं, जो रिसर्च करने वाली जितनी भी साइंस की स्पेस की और हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और देश की जितने भी दिग्गज फार्मा कंपनियां हैं और दिग्गज डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं, ये सारी की सारी टारसन्स प्रोडक्ट्स की क्लाइंट्स हैं। और कंपनी का खास कारोबार जो है वो पश्चिम बंगाल में 5 प्लांट है, 5 के 5 पश्चिम बंगाल में है। आइए पहले आईपीओ की जानकारी दे दूं। पहले तो लिस्टिंग शुक्रवार को हुई थी, 700 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद इशू प्राइस जो था वो 635 से 662 रुपए था, और इशू प्राइस के नीचे गया नहीं, लो 635 का, यानी कि कुल मिलाकर इस खराब माहौल में भी इशू प्राइस बरकरार रही। और आज तो सुबह 928 रुपए 29 रुपए का हाई भी बनाया है, फिलहाल 785 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि इशू पर पैसा बना है, और बना क्यों नहीं, क्योंकि 77 गुना इशू भरा था, 77 टाइम्स, HNI 185 टाइम, QIB 115, रिटेल 10। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं जितना रेस्पॉन्स मिला उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी पैसा बना है। 1024 करोड़ का इशू था, उसमें से 875 करोड़ ऑफर फॉर सेल और कंपनी के पास गए हैं फ्रेश इशू के तौर पर 150 करोड़ रुपए। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर रोहन सहगल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से, और कंपनी में 7 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हैं। 2018 से कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। सहगल साहब, स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई।
आपकी कंपनी की कैपिटल मार्केट्स में पारी की शुरुआत हो चुकी है। रेस्पॉन्स तो आपको जबरदस्त मिला था, आई एम श्योर आपने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा ही मिला होगा। लिस्टिंग आपकी उम्मीद के मुताबिक रही या आपको लगता है कि 77 गुना भरने के बाद तो लिस्टिंग थोड़ी और दमदार होनी चाहिए थी? धन्यवाद। हमें तो लिस्टिंग हमारे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमें कंप्लीट करना है, और अब आगे हमें खाली कंपनी को और इस हमारे बिजनेस को और स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ के ग्रो करते चले जाना है। तो लिस्टिंग वाज जस्ट अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, एंड हम उतना ध्यान नहीं देते अबाउट व्हाट द मार्केट ओपनिंग इज और व्हाट द प्राइस इज। ये सहगल साहब, आपने कहा कि आपका फोकस अब बस ग्रोथ पर है, ग्रोथ आनी चाहिए। पिछले 3 साल से 19, 20, 21 नो डाउट कोरोना वाला भी मामला रहा, ये सब कुछ रहा, लेकिन उसमें ग्रोथ ज्यादा दिखी नहीं है, स्पेशली आपके रेवेन्यू में। अब अगले 2 से 3 साल के लिए अंदाजा दें, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आपके निवेशक आपकी कंपनी से कर रहे? चूंकि अब आप लिस्ट हो चुके हैं तो अब आप आगे के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, आउटलुक दे सकते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी प्लास्टिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट और प्लास्टिक लेबोरेटरी वेयर के मार्केट के ग्रोथ ट्रेंड्स है, हम उम्मीद करेंगे कि हम उसी हिसाब से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में ग्रो करते रहे। और अगर आप पास्ट हमारा देखोगे, पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, तो हमने हमेशा इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बराबर या उससे ज्यादा ही ग्रो किया है। तो उम्मीद आगे चल के यही रहेगी हमारी कंपनी की। आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है या कम होती है? मतलब क्योंकि वैसे तो मैं डेटा देख रहा हूं, उस हिसाब से कोविड के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन अगर ये जो फिर से कोविड के अलग अलग वेव्स और वेरिएंट्स, इनका जो डर है, उससे कंपनी के बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ सकता है? तो जब एट दिस मोमेंट तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोविड के अगर कोई और वेव आए या नहीं आए, बट एज अ कंपनी हम तैयार है। हमारे पास सारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स है जो पूरे कंट्री में टेस्टिंग के लिए यूज होगी, वेदर इट इज RT-PCR टेस्टिंग या कोई और किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वी हैव ऑल द राइट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन केस देयर इज अनदर वेव ऑफ कोविड। RT-PCR किट्स वगैरह आप बनाते हैं? हम उसके कंज्यूमेबल्स बनाते हैं, हम किट्स नहीं बनाते। अच्छा। किट्स में यूज हुए जो कंज्यूमेबल्स होते हैं प्लास्टिक लैबवेयर के, वो हम बनाते हैं। और ये इसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो क्या आप इंपोर्ट करते हैं या लोकल ही आप सोर्स करते हैं? और क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह कुछ बढ़ रही है आपके लिए भी बाकी कंपनियों की तरह? तो इट्स अ मिक्स, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अबाउट 75% इंपोर्टेड है, 25% लोकल है। वही रेशियो में चलते चले रहेगा। और रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़े हैं लास्ट 12 से 18 महीने में, बट अभी लास्ट 3-4 महीने में वो ऊंचे दाम में स्टेबलाइज्ड है, और हमें इससे यहां से ज्यादा चढ़ाव नहीं दिख रहा रॉ मटेरियल प्राइस में। सहगल साहब, आपके मार्जिन तो बड़े जबरदस्त हैं। कामकाजी मुनाफा 53%, मुनाफा 35-36%, इतने मार्जिन कैसे बना पाते हैं? वैसे तो ये इसमें आपके अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी बहुत होंगे सर, जो मतलब लिस्टेड नहीं है, छोटे छोटे, वो भी घुस जाते होंगे। प्लास्टिक से बनाना ही तो है, फिर आपके इतने मार्जिन कैसे सर? सर बिकॉज ऑफ हमारे बेहतरीन मार्जिन्स है, बिकॉज ऑफ टाइट कंट्रोल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस, हायर economies of scale, and a very very strong brand presence and very strong distribution network, and 37 years of very very strong history जो दूसरे कंपनियों में इंडिया में नहीं है। सहगल साहब देखिए, आपके 5 प्लांट हैं पश्चिम बंगाल में, राइट? और सब अभी नया कोई एक्सपेंशन तो आप कर नहीं रहे, करेक्ट? जितना है वही है। तो अब एक्चुअल ग्रोथ आएगी कहां से? मतलब जब आप ऑलरेडी प्लांट्स हैं, काम भी कर रहे हैं, तो क्या कोई नए प्लांट लगाने का इरादा है या ये कम कैपेसिटी पे कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़ेंगे? अब हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम नए कैपेसिटीज भी प्लान कर रहे हैं और नए प्लांट्स के में भी घुस रहे हैं, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं। लगाने वाले कितनी लगाने वाले हैं, कितनी बढ़ेगी, कितने प्लांट्स और आ रहे हैं, कितना निवेश उसमें करें, थोड़ा उसका अंदाजा दीजिए सर। तो हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ला रहे हैं पांचला वेस्ट बंगाल में, और फेज बाय फेज कंस्ट्रक्शन होगी उसमें। एंड डीआरएचपी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिया हुआ है कि हमारे जो प्रोसीड्स है उसमें से 63 से 65 करोड़ यूटिलाइज होंगे नए प्लांट की तरफ, एंड आगे चलते हुए वी विल यूज आवर इंटरनल प्रोसीड्स टू इंक्रीज फर्दर कैपेसिटीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहीं आपके लीड मैनेजर से आपको बोला तो नहीं कि डीआरएचपी के बाहर कुछ भी बोलिएगा मत, टीवी पे इंटरव्यू देने जाए? वैसे मैं आपको बता दूं सर, मैं तो रोज इंटरव्यू करता हूं,
अब आप लिस्टेड हो चुके हैं, अब आराम से अगर आप चाहें तो आप अपना गाइडेंस दे सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, और आई एम श्योर उससे आपके इन्वेस्टर्स खुशी होंगे। बट एनीवे आपके इन्वेस्टर खुश हैं क्योंकि लिस्टिंग इस खराब माहौल में भी पॉजिटिव होती हुई दिखी है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी बढ़िया आगे चलते हुए परफॉर्मेंस करे। तो रोहन सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, टारसेंस प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज 7% नीचे 780 के आसपास, लेकिन इश्यू प्राइस से ऊपर बने रहने में कामयाब। 662 रुपए की इश्यू प्राइस थी, एक बार की 635 रुपए का लो कभी बनाया होगा परसों के दिन, इश्यू प्राइस के थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे गया था, फिर रिकवरी भी अच्छी आई थी बराबर, लेकिन और ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। हाँ। और वहां से आज 928 का हाई बनाने के बाद स्टॉक पे ये है एक्शन। तो उतार चढ़ाव वाला माहौल है बाजार में इस समय, पर नजर रखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आइए कुछ और बेहतरीन एक्शन जिस पर करनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, क्योंकि धीरे धीरे आप करके देख रहे हैं कि वापस बाजार का रुझान डिफेंसिव्स की तरफ ही आ रहा है। सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, सारे फार्मा स्टॉक्स तेजी में आ रहे हैं, तो थोड़ा बाजार रिकवर हुए, अब फार्मा और आईटी पर ही ज्यादा फोकस आपको बनते हुए दिख रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल्स में फिर से आ रही है खरीदारी, ये थीम बनती हुई दिखी रही है इस समय। डेज हाई पर अपोलो हॉस्पिटल्स आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, अपोलो हॉस्पिटल्स पर ट्रेड बनता है सर, वापस फार्मा में जो एक्शन आ रहा है? दीपांशु, देखिए मोस्टली फार्मा के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है, और जहां तक अपोलो हॉस्पिटल का सवाल है, ये स्टॉक ने एक तेजी का ट्रेंड मेंटेन किया। पिछले कुछ दिनों की जो 7 से 10 दिनों की मार्केट की गिरावट आई है, उसके अंदर ये स्टॉक ने थोड़ा भी पार्टिसिपेट नहीं किया डाउनसाइड में। दिस शोज दैट द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। ऊपर में स्टॉक का जो इमीडिएट टारगेट और हर्डल बनेगा पहला, वो 5800-5825 के आसपास का बनेगा। ये लेवल अगर एक बार टूटते हैं और क्लोजिंग मिलती है इसके ऊपर, तो 6000 रुपए तक के लेवल अपोलो हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, अच्छा मूव ऊपर की तरफ ही देखने को मिलना चाहिए स्टॉक के अंदर। तो अपोलो हॉस्पिटल है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए तेजी बन सकती है। क्या मूव आया इस स्टॉक में, तो ड्रीम रन। ये 10 दिन पहले 4000 रुपए था। यस सर। अभी जब मार्केट बढ़ रहा था तो ये घट रहा था, अब मार्केट घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो आप देखिए अगर हो 15 दिन, हफ्ते, महीने भर का चार्ट, तो आपको पता चलेगा किस तरह की बड़ी तेजी अपोलो। 35% एक महीने लगा, गजब भागा है वो। तो एक महीने का आप देख लो, जब 7-8-10 दिन का देखो तो और भी जबरदस्त है। बिल्कुल 4100 का लो बनाकर 5700-5800, कमाल। ओके, कमाल इसलिए होता दिखा कि फिर से लोगों को कोरोना का डर लग रहा है, इसलिए पैथ लैब वाले, डायग्नोस्टिक वाले और ये हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, इसको लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट है बता रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल, पहले तो ये बताइए इसका नाम ओमिक्रॉन, नामकरण संस्कार कैसे हुआ, इसका कुछ अंदाजा है आपको? नहीं सर, एज इन न्यू वेरिएंट, NU वेरिएंट होने वाला था पहले, और उसके बाद कुछ तो कंफ्यूजन हुआ, जिस वजह से 2 लेटर्स जो है वो स्किप कर दिए थे इन्होंने, और यहाँ पर फिर O पर आए, और इसलिए उन्होंने ओमिक्रॉन नाम दिया। क्या होता है ना सर, ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का नाम यूज किया जाता है, तो अल्फा, बीटा, डेल्टा ऐसे नाम आए। तो ऑर्डर जो था उस हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था न्यू, न्यू। पर उन्होंने को लगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा कि न्यू वेरिएंट है और फिर न्यू प्रोनाउंसिएशन भी वैसी आ रही है, तो उनको क्या लग रहा है ओमिक्रॉन में हमें कंफ्यूजन नहीं है? अरे सर, इसके बाद दूसरा वाला नाम और इंटरेस्टिंग, अभी तो जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो था इसके बाद लाइन में वो जी था, XI। ऐसा वो इसलिए नहीं किया क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट का नाम शी है, जी लगना ही चाहिए, वो उसकी स्पेलिंग भी XI है। तो फिर वो कंफ्यूजन हटाने के लिए इन्होंने न्यू और जी होने चाहिए थे ये नाम, वो दोनों को स्किप करके अब ये कर दिया है। अच्छा, तो इनकी एबीसीडी ऐसे न्यू के पास जी है, वो ग्रीक, पुराने ग्रीक अल्फाबेट को यूज करके। सर बढ़िया है। तो चलिए, ये है आपके लिए कोरोना का ओमिक्रॉन का नामकरण संस्कार, जो विधि हमारे 2 पंडितों ने बताई है कि इसका नामकरण किस तरह से हुआ है। बताइए अपडेट पूरे के पूरे कुशल। देखिए, यहाँ पर फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे तो करीब साउथ अफ्रीका में 22 केसेस आए थे, और अभी जो अपडेट आ रहा है उसमें साउथ अफ्रीका में 109 केसेस है। साथ ही बोत्सवाना, यूरोप समेत अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 50 केसेस वहां पर भी है। तो लगभग 160-170 केसेस अभी तक कंफर्म्ड जो है आपको ओमिक्रॉन के आते हुए नजर आए हैं, और 1150 से ज्यादा संभावित मामले पर अभी भी जांच जारी है। इनफैक्ट WHO की जो अहम बैठक हुई थी उस पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है, जहां पर इन्होंने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में रखा है, और ये कह रहे हैं कि जितने भी देश है वो जीनोम सीक्वेंस डेटा जो है शेयर करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही कुछ हफ्ते लग सकते हैं इसके ओवरऑल जो कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है उसको समझने के लिए। तो एक डेवलपिंग स्टोरी है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर WHO और बाकी अन्य देशों की कमेंट्री इसको लेकर आती है।
पर वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने ये चीज डेफिनेटली कही है कि 100 दिनों में इसको लेकर एक वैक्सीन जो है तैयार होती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यहां पर फाइजर, बायोनटेक और साथ ही मॉडर्ना, J&J और एस्ट्राजेनेका ने ऑलरेडी इस पर जांच जो है शुरू कर दी है। अफ्रीका से अब हमें पता ही है कि फ्लाइट जो भी रोक लगाई जा रही है अलग अलग देशों द्वारा, वहां पर कहीं ना कहीं जो लिस्ट है वो बढ़ती हुई जा रही है, मे बी एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ कोर्स। और साथ ही भारत में अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने पर अब सख्ती जो है वो हो सकता है कि आगे के लिए वापस बढ़ाई जाए। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले ही ये चीज पर डिसीजन लिया गया था 26 नवंबर को इनफैक्ट कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है नॉर्मली शुरू हो सकती हैं। पर अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नए वेरिएंट को देखते हुए हो सकता है कि इसको फिर से रिव्यू किया जाए और हो सकता है डेडलाइन भी बढ़ाई जाए स्टार्ट करने की। तो डेफिनेटली ये आपको देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर इंडिया में इस पर रिएक्शंस आते हैं। बट डेफिनेटली WHO और साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां वो काफी पॉजिटिव है कि 100 दिनों में इसकी वैक्सीन जो है आ जाएगी। 100 दिनों में वैक्सीन आ जाएगी। Yes. इसी की भी भी 100 दिन निकालने ना 100 दिन, हाँ 100 दिन, ये इंपॉर्टेंट। और केस अभी है 120। हाँ 120 बराबर है। हाँ। कितना डरना है ये बताओ? सर डरने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई देश जो है वो लगातार बॉर्डर्स अपने सील कर रहे हैं। जापान का अभी अपडेट आया कि उन्होंने सभी फॉरेनर्स के लिए बॉर्डर्स जो है सील जापान में तो एक भी अफ्रीका वाला पहुंचा नहीं है। नहीं अभी तक तो नहीं। उनके अंदर की प्रॉब्लम होगी, इसके चक्कर में अफ्रीका का नाम लेकर बॉर्डर सील कर हो भी सकता है सर, हो सकता है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ इजराइल का समझ सकते, इजराइल तो मतलब थोड़ा प्रोएक्टिव कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, तो दुनिया से सबसे अलग ही है, चलो उनकी तो मान ली है ना। पता नहीं, मतलब मुझे तो लगता है और रिएक्शन थोड़ा ज्यादा है लोगों का कि ये भी हो। एनीवे सावधानी रखने में समझदारी है, लेकिन ओवर रिएक्शन भी थोड़ा थोड़ा यही। आइए बढ़ते आगे, और शो की समाप्ति करने के पहले आपको बता दें कि ठंडे हैं बाजार, रिकवरी हो रही है तो ऊपर में सप्लाई भी उतनी है जितनी नीचे में खरीदारी, तो दोनों ही तरफ का मामला होता दिख रहा है। जो बीच में हमारे जनरल ये सर्कल कहते हैं सिल्वर लाइनिंग, वैसे ये ग्रीन लाइनिंग आई थी बीच में थोड़ी सी, उसके बाद में है ना वापस से हमारे वो सूर्यास्त नहीं बोलेंगे, सूर्यास्त में तो टाइम है, सूर्यास्त तो 16,600-700 रुपये होगा। मीम चलता रहता है सर, महाभारत वाला। हाँ वैसा वाला है। बादलों के पीछे छुपा हुआ है हमारा निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तो थोड़ी कमजोरी का माहौल इस वक्त है ही। थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट, तो अपने रिस्क को ध्यान में रखते हैं, कम ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, काउंटर ट्रेड करने की कोशिश करें। सारे के सारी जो चीजें बता रहा हूँ बेहद मुश्किल काम है, कर पाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो वेट एंड वॉच देखिए, आराम से एंजॉय कीजिए आज के मार्केट को भी। आइए विदा लेने का वक्त है। वागे साहब, कुणाल जी, राकेश जी, उसके बाद सुमित जी, जैन साहब, विश्वेश जी, पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दोपहर के शो में एक बार फिर से आप सबसे होगी मुलाकात, तब तक आप कोशिश करिए कुछ रिकवरी हो पाए, नहीं तो फिर जैसा भी है उसी में मुलाकात कर लेंगे। 2 बजे आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक आप सब इसी बिजनेस के साथ बने रहिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। सब जने अपनी जगह खड़े जाए। तैयार है दीप? जय हिंद।